हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज हमारा टॉपिक है बच्चे, इसमें असहयोग की शुरुआत और अंत। इसमें हम पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ और उसका किस प्रकार अंत हुआ, उस दौरान क्या क्या राजनीतिक गतिविधियाँ हुई। इन सब बातों का इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं, ये जो मैंने लिख रखा है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हो रही थी, उस दौरान बिहार के चंपारण से एक किसान आकर गांधी जी को अपने साथ ले गया था, जिसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला। और वहाँ पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और 18 में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह भी किया। ये तीनों आपको याद रखने। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। जैसा कि मैंने बताया था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, तो वह सारा समय 1917 का जो समय था वह महात्मा गांधी को किसानों के लिए, जो महात्मा गांधी काश्तकारी की सुरक्षा और अपनी पसंद के साथ साथ वह फसल जो उपजाना चाहते थे उसकी आज़ादी दिलाने में बीता था। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी ने गुजरात के अपने गृह राज्य, गांधी जी का जो गृह राज्य है वह गुजरात है, और उसी राज्य में गुजरात में गांधी जी ने दो अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति की मांग की। अहमदाबाद में जो कपड़े की मिलों में मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया, उस विवाद में, श्रम विवाद में, और वहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए बेहतर स्थितियों की मांग की। 1918 में हो रहा है ये गुजरात में। और ये दूसरा खेड़ा भी गुजरात में है, और खेड़ा में फसल चौपट हो जाने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की भी मांग की, और इन दोनों में ही गांधी जी सफल हुए। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये स्थानीय संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। मतलब कि अभी जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 18 में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह जो हो रहे थे, ये स्थानीय स्तर पर थे, परंतु 1919 में एक ऐसा मुद्दा गांधी जी के पास आ चुका था जिसे राष्ट्रीय स्तर पर यूज किया जा सकता था। वह कौन सा मुद्दा था, उसका हम अध्ययन करेंगे। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। मतलब कि ये जो प्रेस है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और बिना जांच के कोई भी व्यक्ति अगर सरकार विरोधी गतिविधि में है उसे जेल में डाला जा सकता है। अब सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। मतलब कि सर सिडनी जो थे ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई जिसने ये बताया कि उनकी सिफारिश जो है उसे, ये जो रूल है इन्हें जारी रखा जाए। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। मतलब कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के जितने भी कस्बे थे उन सभी में बंद था, हर चीज़ बंद थी, मतलब, तो उसके कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले में वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे। जब 1914 और 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पंजाब के सैनिकों ने अंग्रेजों की साइड से उस युद्ध में हिस्सा लिया था, और अब वे उस युद्ध के बदले इनाम की उपेक्षा कर रहे थे। बल्कि उन्हें इनाम तो मिला नहीं, जबकि रोलेट एक्ट और लगा दिया गया उन पर, लेकिन इसकी जगह उन्हें रोलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और
धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। बच्चों, ये जो महीना और सन है ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, अप्रैल 1919 और अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? ये पंजाब में है। जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। यह राष्ट्रवादियों की एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, और इसकी अगर तारीख बताऊँ तो मैं 13 अप्रैल 1919 में एक अंग्रेज ब्रिगेडियर जिसका नाम था जनरल डायर, उसने इस सभा में गया और अपने सैनिकों को सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। इस हत्याकांड में करीब 400 से अधिक लोग मारे गए। रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। ये इंपॉर्टेंट है कि किस सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, तो वह कौन सा था? रोलेट सत्याग्रह। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। मतलब कि पहले रोलेट सत्याग्रह से गांधी जी सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, उसके बाद ही गांधी जी को जब लगा कि हाँ मैं इसमें सफल हुआ, तो उन्होंने उत्साहित होकर एक असहयोग आंदोलन की मांग कर दी। असहयोग क्या मतलब? सहयोग नहीं देना। गांधी जी का ऐसा मानना था कि भारत में जो औपनिवेशिक शासन है वह भारतीय लोगों के सहयोग से ही स्थापित है। अगर वे अपना सहयोग अंग्रेजों को ना दें तो वह शासन पल भर में ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए ही उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग मतलब सहयोग ना देना। असहयोग अभियान की मांग कर दी। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेज और न्यायालय न जाएं तथा कर न चुकाएं। मतलब कि जो बच्चे अंग्रेजों के स्कूल जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वे इन सभी चीज़ों में ना जाएं और कर भी ना दें, सरकार को टैक्स ना दें। संक्षेप में सभी स्कूलों सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। जैसा कि मैंने बताया था, गांधी जी ने कहा था कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों को सहयोग न दें तो भारत 1 साल के भीतर ही स्वराज, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। खिलाफत आंदोलन क्या था इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसके साथ भी गांधी जी ने हाथ मिला लिया, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। अब थोड़ा हम खिलाफत आंदोलन को पढ़ते हैं बच्चों। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों ही भाई थे, इनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। अब हमें पता चली है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की मांग क्या थी? आखिर कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो जाहिर सी बात है उसमें उनकी कुछ मांग होती है। तो इस आंदोलन की क्या मांगे थी उसका हम अध्ययन करते हैं। पहले के ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामिक पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। मतलब कि जो ओटोमन साम्राज्य था उसके सभी इस्लामी पवित्र स्थान जो हैं उन पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरातुल अरब मतलब अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। ये जो थी ये सारी मांगे खिलाफत आंदोलन ने मांगे रखी थी। तो कांग्रेस ने इस आंदोलन को का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग के साथ मिलाने की कोशिश की। गांधी जी का यह भी मानना था कि अगर हिंदू और मुसलमान मिल जाएं तो वे जल्दी ही ब्रिटिश शासन का खात्मा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इस देश के दो बड़े धार्मिक समूह भी हैं। जनसंख्या के हिसाब से इन दोनों की तादाद ज़्यादा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। मैंने अभी आपको यही बताया था। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था।
और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी, मतलब कि इससे पहले औपनिवेशिक भारत में ऐसा नहीं हुआ। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। जो उस टाइम में स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या करा, स्कूल और कॉलेज में जाना छोड़ दिया, बिल्कुल भी उन स्कूलों में नहीं जा रहे पढ़ने के लिए, ना कॉलेज में गए। जो वकील थे उन्होंने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था, मतलब गांवों में भी यह आंदोलन धीरे धीरे शुरू होने लगे। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। जो उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियां थी उन्होंने वन कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए और अवध के जो किसान थे उन्होंने टैक्स नहीं दिया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेता की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर, महात्मा गांधी की जो जीवनी है, जो अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी, उनका नाम था लुई फिशर। उन्होंने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। ये आपको याद करना है। लुई फिशर जो है महात्मा गांधी की अमेरिकी जीवनी लेखक हैं। ये अमेरिकी जो महात्मा गांधी की अंग्रेजी में जीवनी लिखी गई उसके लेखक थे लुई फिशर, और उन्होंने ये लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। अगर असहयोग की बात करें, असहयोग शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक था, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो अगर शांति की बात करें तो वे शांति की दृष्टि से नकारात्मक, परंतु उसका प्रभाव जो था वह अंग्रेजी सरकार पर बहुत सकारात्मक पड़ रहा था। उससे सरकार भयभीत हो चुकी थी। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और सब अनुशासन आवश्यक थे। सब शासन के लिए यह एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। मतलब जब 1857 में क्रांति हुई तब अंग्रेजी राज की नींव हिली थी, और इस बार असहयोग आंदोलन से अंग्रेजी राज की नींव एक बार फिर से हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। यह आपको याद रखना है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फरवरी 1922, इसमें क्या होता है कि इस साल फरवरी 1922 में किसानों का एक समूह है, उसने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। जब आग लगी तो इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। जब यहाँ हिंसा हुई तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी हिंसा के एकदम खिलाफ थे। अहिंसक रूप से वह आंदोलन चलाया करते थे, तो हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा और इस प्रकार असहयोग आंदोलन खत्म हुआ। आखिर ये किसानों ने आग क्यों लगाई? क्योंकि पुलिस जो थी, किसानों ने आग इसलिए लगाई, किसान जो शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी तो किसानों ने गुस्से में उस स्टेशन पर आग लगा दी। और फिर इसके बाद जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में, देखो फरवरी के बाद मार्च आता है, तो फरवरी में ये कांड हुआ, चौरी चौरा कांड, और इसके बाद मार्च 1922 में ही राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज का नाम था जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। इनका नाम भी आप याद कर लेना अगर कर सको तो, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। इन्होंने गांधी जी की जो ऊपर जांच की कार्यवाही हुई थी उसकी अध्यक्षता यही कर रहे थे। इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।